हाय एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का सैम्पल पेपर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट्स एम एंड एन। द एलिमेंट एन फॉर्म CCP एंड एटम ऑफ एम ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। जो दो एलिमेंट गिवन है एम और एन, एन ने फॉर्म किया हुआ है CCP। तो हम मान लेते हैं कि जो एन के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट हैं एलिमेंट के, वो ए मान लेते हैं। और जो एम है उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है टेट्राहेड्रल वॉइड। जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है वो किसी भी यूनिट सेल के एटम्स से 2 टाइम्स होता है। तो यहाँ पे हमने 2A मान लिया। तो बट यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो एम है वो 1/3 ही टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो हम क्या करेंगे कि जो m को है हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 बाय 2A से यहाँ पे। और जो हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे m के वो आ जाएंगे 2A/3। फिर जो रेशो निकालेंगे हमें फॉर्मूला बताना है इस कंपाउंड का। तो सबसे पहले हम रेशो करेंगे n/m। तो हमने ये रेशो किया यहाँ पे और हमारा जो आंसर निकल के आया वो आएगा 3/2। फिर हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे N3M2 या M2N3 भी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया कंसनट्रेटेड HNO3 यूज इन लेबोरेटरी वर्क इज 68% HNO3 बाय मास इन एक्वस सॉल्यूशन। What should be molarity of such a sample of acid if the density of solution is 1.505 ग्राम लीटर इनवर्स। इस क्वेश्चन के अंदर हमें कंसनट्रेटेड HNO3 गिवन है, वो भी 68% बाय मास सॉल्यूशन में। तो 68% बाय मास का क्या मतलब हुआ है कि जो 68 ग्राम HNO3 प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। तो हमें कैलकुलेट करनी है मोलैरिटी। तो हम यहाँ पे मोलैरिटी कैलकुलेट करेंगे और हमें जो है डेंसिटी गिवन है इसकी। तो देखते हैं। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल्स यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे मास बाय मोलर मास से। तो हमें मास जो गिवन था वो 68 ग्राम था HNO3 का, और इसका जो मोलर मास होता है वो होता है 63 ग्राम। तो यहाँ पे जो मोल्स आएंगे वो आएंगे 1.08। फिर हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे मास बाय डेंसिटी से। तो सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम का और उसकी डेंसिटी गिवन है। तो यहाँ से हमारे पास निकल के आता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 66.49 मिलीलीटर। फिर मोलैरिटी के फॉर्मूले हम दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे और जो आंसर आएगा वो आएगा 16.24। अगला क्वेश्चन गिवन है कैलकुलेट द मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो उसका हमें मोलर मास गिवन है 40 ग्राम मोल इनवर्स, और विच शुड बी डिजॉल्व इन 114 ग्राम ऑक्टेन टू रिड्यूस इज वेपर प्रेशर टू 80%। तो हमें मास कैलकुलेट करना है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। तो हमें मोलर मास ऑफ सोल्यूट गिवन है 40 ग्राम और मास ऑफ ऑक्टेन गिवन है 114 ग्राम। तो हम यहाँ से मोलर मास ऑफ ऑक्टेन कैलकुलेट करेंगे। ऑक्टेन होता है C8H18। तो इसका जो मोलर मास आएगा वो आएगा 114 ग्राम। तो अब हमें कैलकुलेट करना है मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो उसके लिए हम मान के चलते हैं जो वेपर प्रेशर है प्योर ऑक्टेन का वो P0 है, और जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो 80% रिड्यूस हो चुका है। तो वो अब आएगा आपका 80/100 P0 के बराबर। तो ये आंसर हो जाएगा 0.8 P0। ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ गया। अब यहाँ पे हम रोड्स लॉ यूज़ करेंगे। P0 माइनस PS बाय P0 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो इनको हम किस तरीके से लिखेंगे, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है उसको लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन ए मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और ऐसे ही हम इसको लिखेंगे सॉल्वेंट को। तो फिर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। जो हमारे PS की वैल्यू है वो आएगी 0.8 P0 यहाँ पे, और हम यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट और वेट ऑफ सॉल्वेंट जो था हमारा ऑक्टेन का वो एग्जैक्टली सेम था 114 ग्राम। तो ये दोनों कट जाएंगे और हमारे पास ये बचेगा, और जहाँ से जो हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट आएगा वो आएगा 8 ग्राम।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम रेट कांस्टेंट 500 सेकेंड इनवर्स। तो इस क्वेश्चन में हमें हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है वो होता है 0.693/K, और K की वैल्यू हमें गिवन है रेट कांस्टेंट की 500 सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करेंगे और फिर जो हमारे पास हाफ लाइफ आएगी वो आएगी 1.38 इंटू 10⁻³ सेकेंड। अगला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेशन रिएक्शन। तो इसमें हमें हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेशन रिएक्शन बतानी है। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, अमाइड जो होता है उसको ट्रीट किया जाता है ब्रोमीन के साथ, वो भी एक्वस या एथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ NaOH में। फिर उस समय उसका डिग्रेडेशन होता है अमाइड का और फॉर्मेशन होता है प्राइमरी अमीन का। तो यहाँ रिएक्शन में देख सकते हैं जो अमाइड है उसको ट्रीट किया गया है ब्रोमीन के साथ और NaOH के सॉल्यूशन के साथ, और यहाँ पे हमारा फॉर्म हो रहा है प्राइमरी अमीन। तो ये रिएक्शन प्राइमरी अमीन को फॉर्मेशन के लिए यूज़ की जाती है। और जो अमीन फॉर्म होगा इसके अंदर एक कार्बन लेस होता है जो प्रेजेंट होता है अमाइड में। जो अमाइड के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप होता है वो प्रेजेंट नहीं होता अमाइन के अंदर, इसलिए एक कार्बन लेस होता है। देखते हैं सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे सिक्स क्वेश्चन गिवन है, सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इज इलेक्ट्रोलाइज फॉर 10 मिनट विद अ करंट ऑफ 1.5 एम्पेयर, व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट एट कैथोड। तो यहाँ पे हमें बताना है कि एक जो सॉल्यूशन है CuSO4 का, अगर उसे इलेक्ट्रोलाइज करेंगे और उसे इतने टाइम तक और इतना करंट अगर देंगे तो कितना मास डिपॉजिट होगा कॉपर का कैथोड पर। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे देखते हैं। यहाँ पे हम जो रिएक्शन होगी वो देखते हैं कि जो कॉपर है वो कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे चार्ज कितना यूज़ होगा, चार्ज कितना पास होगा, वो होगा 900 कूलम। वो हमने निकाला कि जो हमारे पास करंट गिवन था और जो टाइम गिवन था उन दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो जो हमें रिक्वायर होता है 2 फराड, यानी कि 2 × 96487। तो इसको हम अप्रोक्स 96500 भी कूलम भी लिख सकते हैं। तो हमें इतना जो है चार्ज गिवन होता है टू डिपॉजिट 63 ग्राम ऑफ कॉपर या 1 मोल ऑफ कॉपर का डिपोजिशन करवाने के लिए। पर हमारे पास अभी जो चार्ज है वो 900 कूलम है। तो और हमें बताना है कि कितना वेट जो है वो डिपॉजिट होगा। तो हम यहाँ पे फैराडे फर्स्ट लॉ का यूज़ करने वाले हैं और यहाँ पे हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे हम कॉपर का सबसे ऊपर, फिर चार्ज, और बाय नीचे हम एन फैक्टर यूज़ करेंगे। जो रिएक्शन का एन फैक्टर था वो था 2, और जितनी फराड की वैल्यू थी हम वो लिखने वाले हैं। और फिर यहाँ पे हमारे पास वेट डिपॉजिट आ जाएगा 0.294 ग्राम। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 7, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टी मोलिकुलर एंड मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। तो इनके एग्जाम्पल भी देना है और इनके बीच का जो है डिफरेंस भी बताना है। तो मल्टी मोलिकुलर जो कोलॉइड्स होते हैं उनके अंदर वो कंसिस्ट होते हैं एग्रीगेट्स ऑफ एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल विद डायमीटर लेस देन 10⁻⁹ मीटर। तो ये छोटे छोटे जो एटम्स और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे मिलकर बने होते हैं और इनका जो डायमीटर होता है वो 10⁻⁹ मीटर से भी कम होता है, और इनके अंदर वीक वैन डर वाल फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। और अब बात करते हैं मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स की। तो मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड पार्टिकल जो होते हैं ये मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जिनका जो साइज़ होता है काफ़ी बड़ा साइज़ होता है, इनके अंदर स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो ये इनके बीच के मेजर डिफरेंस थे। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं। इनके एग्जाम्पल में आएगा जो सल्फ़र सोल होता है वो मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड होता है क्योंकि उसके अंदर सल्फ़र के 8 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, वाइल जो स्टार्च होता है वो मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड होता है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कि एक्सप्लेन करना है गिविंग रीज़न ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड एक्ट एज गुड कैटलिस्ट। कि जो ट्रांजिशन मेटल है उनके जो कंपाउंड है वो गुड कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं, इसे एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर देखते हैं कि जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो एक्ट करते हैं गुड कैटलिस्ट की तरह क्योंकि उनके पास एबिलिटी होती है टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कॉम्प्लेक्स। वो कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म कर सकते हैं और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। एक तो ये रीज़न है, और एक अनदर रीज़न इज़ कि ये प्रोवाइड करवा सकते हैं सुटेबल सरफेस फॉर रिएक्शन टू टेक प्लेस। तो उनके पास सुटेबल सर्विस होती है जो रिएक्टेंट होता है उसके लिए, जिससे रिएक्शन हो सके। ट्रांजिशन मेटल जो है वो रिएक्शन करते हैं और फॉर्म करते हैं इंटरमीडिएट, जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल।
और देयर टेंडेंसी टू फॉर्म वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, उसकी मदद से वो एक रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्म करते हैं। तो इंटरमीडिएट होता है, ये रिएक्शन पाथ को क्या कर देता है, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी कर देता है एंड हैंस इंक्रीज कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन। जो रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होता है उसको कम कर देता है और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। तो इसीलिए जो ट्रांजिशन मेटल है इनको गुड कैटलिस्ट की तरह यूज़ किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन में हमें पार्ट्स में डिवाइड है, 3 पार्ट में एक एक करके देखते हैं। पहला जो है उसमें पूछा गया है कि इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH। तो क्या होगा अगर इथाइल क्लोराइड को ट्रीट किया जाएगा एक्वस KOH के साथ। तो जब हम इथाइल क्लोराइड को ट्रीट करेंगे एक्वस KOH के साथ तो ये बनाएगा एथेनॉल और पोटेशियम क्लोराइड। जैसे कि आप यहाँ रिएक्शन में देख सकते हैं, इथाइल क्लोराइड को यूज़ किया गया है और यहाँ पे एक्वस KOH को यूज़ किया गया है और यहाँ पे जो है एथेनॉल और पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है। जो अगले पार्ट में हमसे दिया गया है कि मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो इसमें पूछा गया है कि अगर क्या होगा जब हम मिथाइल ब्रोमाइड को ट्रीट करेंगे सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये जो रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन हो जाएगी जब मिथाइल ब्रोमाइड को सोडियम के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, ट्रीट किया जाता है, वो भी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो वहाँ पे इथेन का फॉर्मेशन होगा। ये वुड्स रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो है मिथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन हो रही है यानी ड्राई ईथर के साथ और यहाँ पे इथेन बन रहा है हाइड्रोकार्बन। तो अगला देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि अगर हम मिथाइल क्लोराइड को ट्रीट करेंगे KCN के साथ तो क्या होगा। जब हम मिथाइल क्लोराइड को KCN के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा और हमें मिथाइल साइनाइड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड जब रिएक्ट कर रहा है KCN के साथ तो मिथाइल साइनाइड फॉर्म हो रहा है और KCl भी हमें मिल रहा है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू यील्ड एथेनॉल। तो हमें मैकेनिज्म लिखनी है हाइड्रेशन की कि हम किस तरीके से इथीन से एथेनॉल बना सकते हैं। तो कंप्लीट मैकेनिज्म को समझते हैं। जो मैकेनिज्म होगी इसके अंदर हम 3 स्टेप में करेंगे। तो पहला स्टेप होगा प्रोटोनेशन। तो प्रोटोनेशन होगा इथीन का, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा इथीन के ऊपर। तो प्रोटोनेशन किस तरीके से होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो H+ के साथ बाइंड करेगा और H3O+ का फॉर्मेशन होगा और फिर ये जो है यहाँ पे जो इथीन के जो डबल बॉन्ड है वो अटैक करेंगे हाइड्रोजन पे और यहाँ से हाइड्रोजन हटकर हमारे इस कार्बन पे जुड़ जाएगा और यहाँ पे इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड हो जाएंगे और यहाँ पे जो है इस कार्बन के पास कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो फिर जो सेकंड स्टेप है, ये जो कार्बोकैटायन बना है इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा वाटर का। ये जो वाटर रिलीज हुआ था यहाँ पे अब ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने वाली है इसकी ऑक्सीजन इस कार्बोकैटायन के ऊपर। और यहाँ पे हमारा जो थर्ड स्टेप होगा वो डीप्रोटोनेशन होगा क्योंकि जो ऑक्सीजन है उसके पास 3 बॉन्ड बन चुके हैं और यहाँ पे डीप्रोटोनेशन होगा, एक और वाटर मॉलिक्यूल आएगा और वो यहाँ पे अटैक करेगा एंड देन एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और अब हमारे पास बन जाएगा एथेनॉल। और अगला है सेक्शन सी। अब इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं। तो 11th क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें 3 पार्ट हैं। पहले में पूछा गया है कि H2S इज़ लेस एसिडिक दैन H2TE। तो इसमें पूछा गया है जो H2S है वो लेस एसिडिक क्यों है H2TE से। तो और दूसरे में पूछा गया है कि मेंशन द कंडीशन रिक्वायर्ड टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ अमोनिया। तो हमें ऐसी कंडीशन लिखनी है जिससे हम अमोनिया की जो यील्ड है उसको कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं और डिस्क्राइब करनी है हमें एनोनोमस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। तो एक एक करके सबको देखते हैं। पहले की बात करते हैं। तो पहले में हमसे पूछा गया कि H2S जो है वो लेस एसिडिक क्यों है। क्योंकि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो डिक्रीज हो जाती है एटम्स के बीच में, ठीक है। तो इसी की वजह से जो इट बिकॉज ईजी टू डिसोसिएशन और ब्रेक द बॉन्ड, और बॉन्ड जल्दी ब्रेक होंगे तो वो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो डाउन द ग्रुप वाले जितने भी एलिमेंट होते हैं वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं। इसी वजह से H2S जो है वो कम एसिडिक होता है एज़ कम्पेयर टू H2TE। तो अब अगला देखते हैं। अगले में पूछा गया था कि हमें मैक्सिमाइज़ करना है यील्ड ऑफ अमोनिया को, तो हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम जर्नली यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चर के लिए हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हो रहा है और यहाँ पे अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। ये जो होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, यहाँ पे इतनी हीट रिलीज होती है। अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, इस मैक्सिमाइज करने के लिए इस यील्ड को हमें हाई प्रेशर की ज़रूरत होती है, लगभग 200 × 10⁵ पास्कल।
और जनरली इसी टेम्परेचर पे जो है हम मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं यील्ड को। और अगर हमें इंक्रीज़ करनी है रेट ऑफ रिएक्शन तो हमें टेम्परेचर चाहिए होगा 700 केल्विन के आसपास, ठीक है। और इसमें हम कैटलिस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, आयरन, मोलिब्डेनम, और स्मॉल अमाउंट में हम K2O और Al2O3 का भी यूज़ कर सकते हैं। इज़ यूज टू इंक्रीज़ द रेट ऑफ अटेन्ड इक्विलिब्रियम। तो कैटलिस्ट की मदद से जो जल्दी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाती है और इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाता है। तो थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया था कि हमें एनालोमस बिहेवियर बताना है ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन देखते हैं इसको। ऑक्सीजन जो है फर्स्ट मेंबर होती है ग्रुप 16 की, तो वो डिफरेंट होती है बाकी जितने मेंबर होते हैं उसके अदर एलिमेंट से। तो वो क्यों होती है इसको देखते हैं। तो जो मेन रीज़न है ऑक्सीजन का बाकी अदर मेंबर से डिफरेंट होने का, एनोमलस प्रॉपर्टी शो करने का, वो है कि वो स्मॉल साइज़ की होती है और जो ऑक्सीजन है उसके पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ऑक्सीजन की हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, और ऑक्सीजन के अंदर एब्सेंस होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो ये 4 पॉइंट आपको याद करने हैं। तो अब इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट देखते हैं। इसमें हमें गिवन है कि विच फॉर्म ऑफ सल्फर शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो सल्फर की कौन सी फॉर्म जो है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगी, और हमें कंप्लीट करनी है इस फॉलोइंग रिएक्शन को। दूसरे पार्ट में पूछा गया है तो हमें 3 रिएक्शन की। तो सल्फर के बारे में देखते हैं। जो सल्फर है वो S8 मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करती है रूम टेम्परेचर और रूम प्रेशर पर, बट अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो वो डिसोशिएट हो जाती है और पार्शियली एग्जिस्ट करती है S2 मॉलिक्यूल में, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे वो S2 मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करती है और वो भी वेपर फेस में। तो जो S2 मॉलिक्यूल होते हैं वो उनके पास 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल के अंदर। तो इसी वजह से जो S2 मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिज्म शो करती है। S2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिज्म शो करता है। अब अगला पार्ट जो था इस क्वेश्चन का उसमें हमें बोला गया था कि हमें रिएक्शन दी गई थी 3 और हमें वो कंप्लीट करनी थी। तो एक एक करके रिएक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले जो कॉपर है वो 4NO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, कंसनट्रेटिंग HNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो वहाँ पे हमारा जो फॉर्म होगा वो CuNO3 होल ट्वाइस होगा और एक NO2 और 2H2O का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट में हम रिएक्शन में हमें NaOH और SO2 की रिएक्शन गिवन है। तो यहाँ पे Na2SO3 प्लस H2O फॉर्म होगा। और नेक्स्ट प्रोसेस में हमें अमोनिया प्लस क्लोरीन की एक्सिस में रिएक्शन गिवन है। तो यहाँ पे हमें NCl3 और HCl का फॉर्म होगा। तो इन रिएक्शन को तीनों को ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए और आगे बढ़ते हैं। तो अब 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 4-ऑक्सोपेंटेनल, और डिस्क्राइब करना है हमें हेल-वोलार्ड जिंस्की रिएक्शन और हमें एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को भी डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो 4-ऑक्सोपेंटेनल का स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके का होता है। अब हमसे पूछा गया है हेल-वोलार्ड जिंस्की रिएक्शन के बारे में। तो ये एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है। इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और वो हैलोजिनेट होता है एट अल्फ़ा पोजीशन पर, उसको ट्रीट किया जाता है क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ, वो भी रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में। तो हमें फॉर्म होता है अल्फ़ा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम जो है वो प्रेजेंट है, और यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है वो रेड फॉस्फोरस और क्लोरीन या ब्रोमीन हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हैलोजन, और यहाँ पे जो फॉर्म होगा वो अल्फ़ा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो अगला देखते हैं। इसमें बताना है कि हमें एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है। तो एल्डिहाइड और कीटोन जब उनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो तो वो कंडेंसेशन रिएक्शन शो करते हैं, वो भी डाइल्यूट NaOH के साथ। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, और इस रिएक्शन को ही एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो इसमें क्या हो रखा है आप देख सकते हैं कि 2 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल लिए हुए हैं एथेनल एथेनल, और उनको जब आपस में रिएक्ट करवाया गया, ट्रीट किया गया है डाइल्यूट NaOH के साथ, तो यहाँ पे हमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिला है जिसका नाम है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ये फॉर्म हुआ है, तो इसी को ही हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसका जो और पार्ट में क्वेश्चन गिवन है उसको देखते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है कन्वर्ट बेंजीन टू एसीटोफिनॉन, दूसरे में पूछा गया है प्रोपेनॉन को कन्वर्ट करना है प्रोपीन में, और तीसरे में एथेनॉल को कन्वर्ट करना है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल में। तो एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले जो है बेंजीन को एसीटोफिनॉन में कैसे कन्वर्ट करें। तो जो बेंजीन होती है उसको जब हम रिएक्शन करवाएंगे एसिटाइल क्लोराइड के साथ, जिसे एसिड क्लोराइड भी कहते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड AlCl3,
तो एसीटोफिनोन का फॉर्मेशन होगा। तो अगली रिएक्शन हमें बताना था कि हम प्रोपेनॉन को किस तरीके से प्रोपीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो प्रोपेनॉन होता है, उसको हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करवाएंगे तो हम फॉर्म होगा प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, तो प्रोपेन टू ऑल को जब हम H2SO4 कंसनट्रेटेड के साथ रिएक्ट करवाएंगे और वो भी 443 केल्विन पे, टेम्परेचर को याद रखना, और यहाँ पे फॉर्म होता है हमारा प्रोपीन। तो इसके थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि हम किस तरीके से एथेनॉल को 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम एथेनॉल को ट्रीट करवाएंगे कॉपर 573 केल्विन के साथ और यहाँ पे हमारे पास फॉर्म होगा एथेनल। ठीक है, तो एथेनल को हम एल्डोल कंडेंसेशन करवाएंगे और इसके बाद हमें फॉर्म हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। तो ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है सैम्पल पेपर का।